नमस्कार आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सी, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारा ये प्यारा सा, आप देख पा रहे हैं, उदय बैच, है ना। और इस उदय बैच के अंतर्गत दोस्तों हम लोग आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारा ये जो सामाजिक अध्ययन या फिर आप देखते हैं कि जो सोशल साइंस वाला विषय है आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही आप सभी के साथ इतिहास यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय था जिसको हम लोग आप सभी के साथ शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री यानी कि आपकी जो इतिहास वाला पोर्शन है वहां पर हमें ये चैप्टर दिखता है। चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और इस चैप्टर का दोस्तों अब तक अपन लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर से संबंधित पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, आपसे गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है कि पहले आप लोग पिछले लेक्चर्स को देख लें ताकि आपके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत आसान हो सके। अपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के अंदर हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और इसकी पूरी की पूरी कहानी को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने ये प्रश्न उठेगा कि सर हम क्या करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके बहुविकल्प प्रश्न हैं जिनको हम लोग MCQ कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर आपके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तर प्रश्न जिन्हें कहा जाता है, और दीर्घ उत्तर प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर आपके पार्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको एक एक कर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं दोस्तों, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं और आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे सवालों को एक एक कर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने है, पूछा जा रहा है कि जर्मनी की ओर से वारसा की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जर्मनी और वारसा की संधि क्या है। आप सभी को पता है कि दोस्तों क्या हुआ था, साल 1914 से साल 1918 तक दुनिया के अंदर एक युद्ध चला है जिस युद्ध को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिस युद्ध को हम लोग विश्व युद्ध के नाम से पुकारते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर प्रथम विश्व युद्ध हम लोग कहते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, इस युद्ध के अंदर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो दुनिया थी वो 2 अलग अलग ग्रुप्स में बन गई थी, है ना। साल 1914 से साल 1918 तक हम देख पा रहे हैं कि एक युद्ध चला है जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध कह रहे हैं। और इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमें क्या होता हुआ दिखता है दोस्तों, हम देखते हैं कि दुनिया 2 ग्रुप्स के अंदर बंट चुकी थी। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर दोस्तों हमें क्या दिखता है, एक ग्रुप के अंदर हमें दिखते हैं, एक ग्रुप को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं केंद्रीय शक्तियां। याद है आप सभी को? जी हाँ। और दूसरे ग्रुप को किस नाम से पुकारा जाता है, दूसरे ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र। क्या कहा जाता है, मित्र राष्ट्र। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी केंद्रीय शक्तियां थी इसमें भी हमारी अलग अलग कंट्रीज हमें दिखती हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर था जर्मनी इस ग्रुप में। फिर इसी के साथ हमें क्या दिखता है दोस्तों, एक और देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, ध्यान से देखिएगा, हंगरी साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। और जो तीसरा ग्रुप था, तीसरा जो देश था इस ग्रुप के अंदर, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य या फिर ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मित्र राष्ट्र में कि मित्र राष्ट्र के अंदर हमें कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही थी, तो दोस्तों अगर हम लोग मित्र राष्ट्र की बात करते हैं तो मित्र राष्ट्र में हमें दिखता था दोस्तों क्या, एक तरफ हमें दिख रहा था अमेरिका, फिर इसी के साथ हमें दिखता था रूस, फिर इसी के साथ हमें दिखता था फ्रांस, फिर इसी के साथ हमें दिखता था ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सभी देश जो थे दोस्तों आपको दिखता है कि मित्र राष्ट्र थे और ये सभी देश जो थे वो थी केंद्रीय शक्तियां। और आप सभी को पता है कि जो हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था इसके अंदर जो हमारा मित्र राष्ट्र रहा था ये क्या हो गए थे दोस्तों, ये जीत गए थे, है ना, आप सभी को पता है। और ये वाला जो ग्रुप था केंद्रीय शक्तियों वाला, ये ग्रुप क्या गया था दोस्तों, ये हार गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि जो जर्मनी था ना ये सबसे आखिर में हारता है और जितनी भी जीते हुए कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी जीती हुई कंट्रीज
ये जर्मनी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम्हारी ही वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसी वजह से जर्मनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो भी नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान का भरपाई तुम्हें करनी होगी। और इसी नुकसान के तहत जर्मनी से क्या किया जाता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। जर्मनी पर लगभग 10 मिलियन पाउंड का आप देखते हैं कि जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जर्मनी की जो ज़मीन थी वो छीन ली जाती है। जर्मनी के ऐसे इलाके जहाँ से हम देखते हैं कि लोहा और कोयला निकला करता था, उसको भी छीन लिया जाता है। और ये सभी कैसे होता है दोस्तों, एक संधि की जाती है। जितने भी ये जीते हुए देश थे ना, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, एक संधि करते हैं, ठीक है। किसके साथ? जो जर्मनी का उस समय का आप लोग देखते हैं कि राजा था, वो तो प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद भाग जाता है, और जर्मनी को चलाने के लिए आप देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी को चलाते हैं। तो उन लोकतांत्रिक लोगों में और जो ये जीते हुए देश थे, उनके बीच में ये वारसा की संधि होती है। और ये वारसा की संधि कब होती है दोस्तों? ये वारसा की संधि साल 1919 में होती है। तो जो सवाल था दोस्तों वो ये था कि ये जो वारसा की संधि हुई थी, जर्मनी की तरफ से वारसा की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसने वारसा की संधि पर जर्मनी की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, जिसको जर्मनी के लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसने उसमें नात्सीवाद के सिद्धांतों को दिया। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हिटलर था वो आपको दिखता है कि जर्मनी का चांसलर बन जाता है 1933 में, और उसके बाद फिर जो वो और उसकी पार्टी की सोच थी, उसने उस पार्टी और अपनी विचारधारा को क्या किया था, अपनी पूरी की पूरी जीवन कहानी प्रस्तुत की थी। उसका क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम था मीन काफ या फिर मेरा संघर्ष, जो हिटलर और हिटलर की सोच के बारे में, हिटलर की पार्टी के बारे में हमें बताती थी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। यहां से पूछा जा रहा है कि जो वाइमर गणराज्य था उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। हम सभी को पता है कि जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, तो हार जाने के बाद जो जर्मनी का राजा था वो देश को छोड़कर भाग गया था। उसके बाद जर्मनी को चलाने के लिए आप देखते हैं कि बहुत से जो लोग थे वो आते हैं और जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करते हैं। और ये सभी लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी लोग आप देखते हैं कि साल 1918 में जर्मनी की हार के बाद वाइमर नामक इलाके में मिलते हैं। जर्मनी का एक वाइमर नामक इलाका था, और वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पर देश को चलाने के लिए संविधान को बनाते हैं। और उसी के बाद से जर्मनी को जर्मनी ना कहकर वाइमर गणराज्य के नाम से पुकारा जाता है, वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो वाइमर गणराज्य था ना, जब ये बनता है ना, तो इसके सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं। क्या क्या परेशानियां थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी थी कि इन्होंने जो संविधान बनाया था उसमें बहुत सारी कमियां या फिर खामियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि जिसके कारण हमेशा तानाशाह का खतरा बना रहता था कि जो इन्होंने संविधान बनाया था उसमें शक्तियों को एक व्यक्ति के पास केंद्रित होने के इन्होंने नियम बना दिए थे, और इसलिए तानाशाह के एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां चली जाए ऐसी संभावना बनी रहती थी। इसी के साथ आप देखते हैं कि जो उनकी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली थी, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता तो गठबंधन सरकार बनती है, और ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, कई बार आपातकाल लागू हुआ। इसमें यह बताया गया था कि इन लोगों ने जो संविधान बनाया था ना, उसमें इन लोगों ने ये कहा था कि अगर देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर किसी भी पार्टी को देश के अंदर सरकार बनानी होगी तो उनको बहुमत यानी कि आधे से ज़्यादा साथी उनके जीतने चाहिए, ऐसा हो। और अगर कोई भी पार्टी ये साबित नहीं कर पाए कि उनके चुनाव में आधे से ज़्यादा साथी जीते हैं, तो फिर देश के अंदर आपातकाल लगाया जाता था। बार बार आपातकाल लगने से, इमरजेंसी लगने से आप देखते थे कि देश में अस्थिरता आ रही थी। आपातकाल का मतलब कि अब सरकार नहीं है, देश के अंदर राष्ट्रपति ही देश को चला रहे हैं, जो लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। उसी के साथ आप देखते हैं कि जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें जो हर्जाना जुर्माना लिया जा रहा था, वो भी आप देखते हैं कि वाइमर गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक लोगों ने ही साइन किए थे, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तो ये कुछ कमियां थी जो आप देखते हैं कि वाइमर गणराज्य या फिर जर्मनी के सामने आई थी। अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो हमारी ये नाजी समाज था या फिर जो जर्मनी था, उसके अंदर औरतों की क्या भूमिका थी, यानी कि हिटलर और हिटलर की पार्टी महिलाओं के बारे में क्या सोचती थी और वो महिलाओं को किस तरीके से अपने देश के अंदर आगे बढ़ाना चाह रहे थे, क्या सोच वो रखते थे महिलाओं के बारे में, इससे संबंधित हमारा ये सवाल है। हम देखते हैं कि जो महिला थी ना दोस्तों, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि उनके बारे में कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा विचार हिटलर और हिटलर की पार्टी नहीं सोचती थी। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी समाज में इन दोनों में औरतों की क्या भूमिका थी, इस पर हमें पैराग्राफ लिखना है।
ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो हमें 1789 में होती हुई दिखती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांस की जनता थी वो क्या करती है दोस्तों, वो अपना जो शासक था लुई 16वां उसको हटा देती है, क्योंकि लुई 16वां बिल्कुल गलत तरीके से देश को चलाने का काम कर रहा था। जी हाँ, आप सभी को पता है। और फ्रांस की क्रांति में चाहे महिला हो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और महिलाओं ने तो इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और फिर उन्होंने क्या किया था, ये कोशिश की थी कि देश के अंदर लोकतंत्र आए। हालांकि फ्रांस में एकदम से लोकतंत्र नहीं आया, आप देखते हैं कि धीरे धीरे लोकतंत्र को लाने की शुरुआत हुई। शुरुआत में पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, और उसके काफ़ी सालों के बाद आप देखते हैं कि लगभग 1944 के आसपास महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है ना। तो बड़ी लंबी लड़ाई महिलाओं के जरिए फ्रांस में लड़ी जाती है अपने हक के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो जो नाज़ी समाज था, जो जर्मनी था, वहां पर महिलाओं की कोई ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं थी। हिटलर का बस यही मानना था कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं, कि भैया इनको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, शुद्ध बच्चे। कौन से शुद्ध बच्चे? शुद्ध आर्यन बच्चे, जिनको हिटलर अपने समाज से मानता था कि इनकी पैदावार, इनकी पैदाइशी माँ को करना चाहिए। ये एक बड़ी विचित्र सोच हमें हिटलर और हिटलर के लोगों की दिखती है। अच्छा, हिटलर जो था, आप सभी को पता है, हिटलर और हिटलर की जो पार्टी थी दोस्तों, वो पूरे तौर पर हमें पता है कि यहूदियों को, या फिर आपको दिखता है कि और समाज के लोगों को बहुत ही हीन माना करती थी, और यहूदियों को तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और आप देखते हैं कि घिनौना माना करती थी। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये जो नाज़ी लोग थे, हिटलर की पार्टी के लोग थे, इन्होंने प्रोपागंडा बनाया था। प्रोपागंडा यानी कि षड्यंत्र किया था, और इसके तहत इन्होंने नफरत पैदा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिटलर ने अपनी सोच को जर्मनी के लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी भाषा यानी कि भाषण का प्रयोग किया, और मीडिया का बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि प्रयोग किया गया। उसने क्या किया दोस्तों, लोगों को एक तरीके से आप देखते थे कि मोटिवेट किया कि ये जो यहूदी लोग हैं ना, ये मनुष्य ही नहीं है, इनको मारना भी गलत नहीं है, अगर आप इनको मारते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। और वो क्या करते थे दोस्तों कि वो हत्या और नरसंहार, नरसंहार का मतलब कि पूरे के पूरे लोगों को मारने के लिए हत्या या फिर नरसंहार शब्द का ये सीधे तौर पर प्रयोग नहीं करते थे, ये बात को घुमाकर प्रेजेंट किया करते थे, जिसमें वो कहते थे कि ये जितने भी यहूदी हैं ना, इनका अंतिम समाधान कर दो, यानी कि फाइनल सोल्यूशन कर दो, इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। उसी के साथ ये संक्रमण है, यानी कि एक प्रकार के वायरस से इनको खत्म कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता था हिटलर और हिटलर के साथियों के द्वारा, हिटलर की पार्टी के द्वारा। और उसी के साथ साथ ये लोग फोटोज, फिल्मों और रेडियो और पोस्टर, यानी कि उस समय इस तरीके की फोटोज को दिखाया जाता था जिसमें आप देखते थे कि जो यहूदी लोग हैं उनको गलत कार्य करते हुए दिखाया जाता था। इस तरीके की फिल्म बनती थी जिसमें यहूदियों को आप देखते थे कि खतरनाक क्रिमिनल्स दिखाया जाता था, जिनको देखकर जर्मन्स के दिल में, जो एक साधारण जर्मन वासी था, उसके दिल में यहूदियों के प्रति नफरत भरा करती थी। इस तरीके से गाने लिखे जाते थे जिनको देखकर जो साधारण जर्मनी के व्यक्ति थे उनके दिल में गुस्सा भर जाया करता था। तो इन सभी तरीकों के जरिए आप देखते हैं कि हिटलर और हिटलर की पार्टी ने यहूदियों के खिलाफ जर्मन के लोगों में या फिर जर्मनी के लोगों में जहर भर दिया था। अगला सवाल है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी। ये क्या वजह थी कि साल 1930 तक आते आते, है ना, हम देखते हैं कि साल 1919 में हिटलर की ये पार्टी बनती है, और फिर 1930 तक आते आते हिटलर की ये पार्टी बड़े स्तर पर फेमस हो जाती है। इसके पीछे वजह ये थी कि जो जर्मनी था ना, उस समय बड़ी ही आप देखते हैं कि खतरनाक सिचुएशन के अंदर था। जर्मनी के अंदर महंगाई बढ़ चुकी थी, लोगों के पास काम धंधे थे नहीं, और बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि देश में भुखमरी थी। और इसी समय अवधि के अंदर आप देखते हैं कि हिटलर और हिटलर की पार्टी आती है जो ये कहती है कि भैया जो हमसे ये जुर्माना लिया जाता है ना जीते हुए देशों के द्वारा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको खत्म करेंगे, और देश के लोगों को आशा की किरण हिटलर और हिटलर की पार्टी के द्वारा दी जाती है। वो कहते हैं कि हम देश के अंदर ये जो पैसा देने, जुर्माना देने की वजह से हमारे हालात खराब हुए हैं, हम इसे बंद करेंगे, लोगों को एक अच्छा जीवन देंगे। और हिटलर अपने आप को एक मसीहा के तरीके से पेश करता है। उसके भाषण देने की कला का कोई जवाब ही नहीं था। जब वो भाषण देता था तो लोग सुनते रह जाते थे और उसके मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि हिटलर की तरफ बहुत सारे लोग क्या होते गए, उन्हें लगा कि भाई यही हमारी समस्याओं का समाधान है। वो देश में कहता था कि मैं रोजगार ला दूंगा, देश के अंदर लोगों को एक सम्मानित जीवन दूंगा, लोगों को सबको काम दूंगा, सबका जीवन बेहतर करूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो हिटलर और हिटलर की पार्टी थी वो 1930 तक आते आते पूरे जर्मनी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय या फिर फेमस हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहां पर पूछा यह जा रहा है कि जो नाज़ी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, कि हिटलर और हिटलर की पार्टी आखिर किस तरीके की सोच को लेकर चला करती थी, यह आपसे पूछा जा रहा है।
हम देखते हैं कि जो हिटलर था ना, और हिटलर की जो पार्टी नाज़ी पार्टी, या फिर जिसे हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी पुकारते हैं, हिटलर और हिटलर की जो नाज़ी पार्टी या फिर जो नाजी पार्टी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ये नस्लीय भेदभाव, इनकी की पूरी विचारधारा इस बात पर टिकी हुई थी कि जो जर्मन होते हैं, नार्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं, ये दुनिया में सबसे शुद्ध हैं। हिटलर खुद और हिटलर के जो साथी थे वो खुद इस समूह से आया करते थे। तो हिटलर का मानना था कि जो नार्डिक जर्मन आर्यंस है, यही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबसे अच्छी नस्ल है, और बाकी जो सब लोग हैं वो सब बेकार है, और सिर्फ दुनिया के अंदर नार्डिक जर्मन आर्यंस को ही जीवन जीने का अधिकार है। बाकी सभी नस्लों का हिटलर और हिटलर की पार्टी का मानना था कि इनका समूल नाश कर देना चाहिए, या फिर इनको पूरे तौर पर समाप्त कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ हिटलर और हिटलर की पार्टी की सोच ये थी कि वो एक नस्लीय कल्पना लोग, यानी कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करना चाह रहे थे जहां पर वांछित लोग, यानी कि वांछित का मतलब क्या हुआ कि जो आपको बीमार दिखते हैं, जो आपको कमजोर दिखते हैं, जो आपको विकलांग दिखते हैं या फिर अपंग दिखते हैं, वो अपने देश में ऐसे लोगों को चाहता ही नहीं था। वो एक ऐसी कंट्री बनाना चाहता था जिसमें सब फिट होंगे, जिसमें सब स्वस्थ होंगे। वो जो कमजोर लोग होंगे, जो शारीरिक तौर पर विकलांग लोग होंगे, उनको वो मरवा देता था। तो एक इस तरीके का यूटोपिया या फिर कल्पना लोग बना रहा था। वास्तविकता में ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो इस तरीके की नस्लीय कल्पना लोग में देखता था, जिसमें जो खराब नस्ल वो मानता था, जैसे यहूदी हुए, जिप्सी समुदाय के लोग हुए, या फिर जो विकलांग लोग थे, वो उनको अपने यहाँ पर रहने भी नहीं देता था, और उनको पूरे तौर पर आप देखते थे कि खड़े खड़े उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था और फिर उनको मार दिया जाता था। उसी के साथ अगर बात की जाए, जो हिटलर था वो युवाओं को लेकर क्या सोचता था, या फिर जो जवान बच्चे थे उनके बारे में हिटलर की क्या सोच थी। हिटलर का मानना था कि बचपन से ही जो युवा होना, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और इसीलिए उसने स्कूल के जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस था उसमें बहुत सारे बदलाव किए। उसने लड़कों को क्या किया दोस्तों, किशोर अवस्था से ही एक तरीके से आक्रामक और खूंखार बनाना शुरू किया, और उनको क्या करता था, उनको ट्रेनिंग दिया करता था। छोटे छोटे बच्चों को जो फौजी की ट्रेनिंग होती है, आप देखते थे कि वो दी जाती थी, और इनको बॉक्सिंग जैसे आक्रामक खेलों से प्रेरित किया जाता था और बताया जाता था कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिटलर के प्रति ही वफादार रहना है। तो कुछ इस तरीके से हिटलर जो नौजवान पीढ़ी थी उसके अंदर जहर भर रहा था। उसी के साथ महिलाओं के बारे में या फिर लड़कियों के बारे में हिटलर और हिटलर की पार्टी क्या सोचती थी वो हम देखते हैं। हिटलर और हिटलर की पार्टी का ये मानना था कि जो बच्चियां हैं, है ना, कि लड़कों को तो मानसिक, लड़के जो होंगे वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मजबूत होने चाहिए, वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, वो हर एक स्ट्रगल को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, हर एक समस्या का समाधान ढूंढ सकें। इस तरीके के लड़कों को वो तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर लड़कियों की बात की जाए तो उनका मानना था कि लड़कियों का जीवन सिर्फ आदर्श माता यानी कि सिर्फ एक मां बनने के लिए ही हुआ है, और उसका मानना था कि उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करें। यानी कि छोटी छोटी उम्र में आप देखते थे कि जर्मनी के अंदर जो बच्चियां थीं उनको ट्रेन किया जाता था, उनकी जिंदगी में उनके सिलेबस ये था कि वो कैसे बच्चों को पाल सकते हैं, इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता था। और उसका मानना था हिटलर का कि सिर्फ बच्चियों को शुद्ध नस्ल के, इनको हिटलर को अपनी आबादी बढ़ानी थी, और वो इसलिए महिलाओं को प्रोत्साहित करता था कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देगी तो वो उनको अलग अलग तरीके के मेडल्स दिया करता था। अगर आप 4 बच्चे पैदा करते थे तो आप देखते हैं कि जो ब्रोंज मेडल होता है वो मिलता था। अगर आप 6 बच्चे पैदा करते थे और तो आपको मिला करते थे चांदी का मेडल, और अगर आप 8 बच्चों को पैदा करते थे जर्मनी के अंदर तो हिटलर आपको सोने का मेडल दिया करता था। और उसी के साथ साथ अस्पताल में आपका फ्री इलाज होगा, आपको फ्री टिकट्स मिलेंगे मूवीज़ के, आप ट्रेन में बस में फ्री में आ सकते हैं। इस तरीके के लुभावने वादे कर कर वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करता था, और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि नाज़ी लोगों ने या फिर जो हिटलर के साथी थे उन्होंने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। भाई हिटलर और हिटलर की जो सोच रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही खूंखार थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही हों, हिटलर और हिटलर की जो जर्मन नार्डिक आर्यन है उन्हीं के लिए दुनिया बनाई गई है, बाकी जो सबको सर्वनाश कर देना चाहिए, ये हिटलर की सोच थी। आखिर अपनी सोच को उसने एक साधारण जर्मन तक कैसे पहुंचाया, ये आपका प्रश्न बनता है दोस्तों। हम देखते हैं कि हिटलर ने ना अलग अलग तरीकों को अपनाया। सबसे पहले आप देखते हैं कि उसने मीडिया का प्रयोग किया, और मीडिया का मतलब क्या हुआ कि उसने मुख्य तौर पर अखबार, रेडियो, फिल्मों, गानों के जरिए लोगों के जहन में इस तरीके से, लोगों के दिमाग में इस तरीके से बातों को फिट किया कि जो हिटलर और हिटलर की पार्टी सोच रही है वही जर्मनी के लिए और जर्मनी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और लोग फिर उसकी विचारधारा के अंदर क्या होते चले गए, ओतपोत होते चले गए। और उसने ये बता दिया कि दुनिया के अंदर
कि अगर हमें जीवित रहना है जर्मनी को, तो पूरे तौर पर क्या करना होगा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य तौर पर एक ऐसा देश बनाना होगा जिसमें सिर्फ हम फिट लोग होंगे। ये जो अवांछित लोग हैं या फिर यहूदी लोग हैं, इनको हम लोग बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। स्कूल के सिलेबस को बदल दिया उसने लोगों के दिमाग से खेलने के लिए, और उसने जो यहूदी शिक्षक हुआ करते थे और जो यहूदी बच्चे होते थे उनको स्कूलों से निकलवा दिया ताकि वो स्कूलों को शुद्ध कर सके। उसका मानना था कि स्कूल तब शुद्ध होंगे जब वहां पर सिर्फ जर्मन नार्डिक आर्यंस बच्चे ही पढ़ेंगे। तो यहूदी टीचर्स और यहूदी स्टूडेंट्स को उसने निकाल दिया। उसी के साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको लेकर उसने कुछ ग्रुप बनाए जिनको युवा विंग के नाम से पुकारा जाता था, और उनके दिमाग में छोटी उम्र में ही आप देखते थे कि जहर भरना शुरू कर दिया लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। एक प्रकार से आप देखते थे कि गलत बातें भरनी शुरू कर दी। और कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि हिटलर और हिटलर की पार्टी ने बड़े स्तर पर जर्मनी के अंदर मारकाट की। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर पूछे जाते रहे हैं, उनको डिस्कस किया है। लेके चलते हैं आप सभी को आगे, और इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्विज के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पूछा जा रहा है कि जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांगे क्या थी। तो 4 ऑप्शंस हैं, राजशाही की स्थापना, हिटलर को तानाशाह बनाना, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार का बनाना, या फिर जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। तो दोस्तों यहां पर हम सभी को पता है कि साल 1919 में, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा कि साल 1918 में जर्मनी क्या हो जाता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है। आप सभी को पता है, जी हां। और इसके बाद जो जर्मनी का राजा था वो देश को छोड़कर भाग जाता है। देश को चलाने के लिए फिर हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं और वो देश को लोकतांत्रिक देश बनाने की बात करते हैं, और इसी को लेकर वो वाइमर नामक इलाके में जुड़ते हैं और देश को एक गणराज्य यानी कि संविधान से बनने वाला देश बना देते हैं। लेकिन इस गणराज्य वाले देश में भी कुछ गलतियां थी, संविधान सही तरीके से नहीं बना था, और इन लोगों ने वारसा की संधि की थी। वारसा की संधि यानी कि देश के सारे संसाधनों को जो जीत गए थे देश प्रथम विश्व युद्ध, उनको दे दिया था। इसी वजह से जर्मनी के अंदर जो लोग लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे उन लोगों ने ग्रुप बना लिया था और उसी को स्पार्टकिस्ट लीग के नाम से पुकारा जाता था। और साल 1919 में यही जो लोग थे, है ना, ये कौन थे दोस्तों, आपको दिखता है कि ये लोग समाजवाद को पसंद करते थे। समाजवाद क्या चीज होती है कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हो वो सब में समान तरीके से बांटे जाएं। लोकतंत्र देश को चलाने का अलग तरीका है, समाजवाद अलग। तो जो समाजवाद के समर्थक थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसे स्पार्टकिस्ट लीग कहा जाता है, और इन समाजवादियों का ये मानना था कि जिस तरीके से रूस में, या फिर आप देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन था वहां पर क्या किया गया था दोस्तों, सोवियत यूनियन में या फिर रूस के अंदर साल 1917 में एक सरकार बनाई गई थी। किसके आधार पर, समाजवाद के आधार पर। तो जैसे समाजवाद रूस में बना था, स्पार्टकिस्ट लीग और समाजवादी जो थे जर्मनी के अंदर, वो जर्मनी के अंदर रूस के तरीके की सरकार बनाना चाह रहे थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, और इसीलिए स्पार्टकिस्ट लीग के जो लोग थे वो जर्मनी में विरोध के लिए आते हैं। मगर आप देखते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार थी ये अपने सैनिकों को बुलाती है और सैनिकों की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि विशेष अधिकार अधिनियम जो था जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना दिया गया था, ये आप कब होते हुए देखते हैं कि हिटलर भाई साहब कब अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक कानून बनाते हुए। देखिए हिटलर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि 1933 में जर्मनी का चांसलर बन जाता है, और जर्मनी का चांसलर बन जाने के बाद ही वो देश के अंदर देश को चलाने की जो सारी शक्ति थी वो अपने पास लाने की कोशिश करता है। वो देश के अंदर संसद में आग लगवा देता है, देश के संविधान को फाड़ कर फेंक देता है, और वो देश के अंदर ये बताना चाहता है कि अब देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। देश के अंदर जो अलग अलग राजनीतिक दल थे उनको भी समाप्त कर दिया जाता है, और वो सिर्फ अपनी ही पार्टी, नाजी पार्टी को ही देश में रहने देता है, और अगर कोई उसका विरोध करता है तो उनको मरवाने की बात करता है। फिर 1933 में ही हम देखते हैं कि दोस्तों मार्च के महीने में, है ना, 1933 में ही मार्च के महीने में वो एक कानून बनाता है जिसे इनबिलिंग एक्ट कहते हैं, और जिसके तहत देश को चलाने की जो सारी पावर है वो सिर्फ उसी के पास आ जाती है ना, कि देश में अब हर एक फैसला जो होगा वो सिर्फ उसी के पास और उसी के जरिए होगा, और वो 1933 में 30 मार्च को वो ऐसा कर देता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना।
मुख्य तौर पर जो हिटलर था दोस्तों या फिर हिटलर की पार्टी थी वो साल 1919 में बनाई जाती है और साल 1919 में बनने के बाद हिटलर का ये मानना था कि वो क्या करेगा दोस्तों, वो क्रांति कर कर देश में परिवर्तन ला देगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि 1923 में वो जो उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ क्या करता है दोस्तों, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, उस सरकार को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हिटलर को पकड़ लिया जाता है और फिर हिटलर को क्या किया जाता है, आप सभी देखते हैं कि जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 1927 के आसपास ही हिटलर को जेल से छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर हिटलर को समझ में आता है कि भाई अगर परिवर्तन लाना है ना तो चुनाव में जाकर ही परिवर्तन आएगा। फिर हिटलर चुनाव में भाग लेता है। साल 1928 में आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं जिसमें हिटलर की जो पार्टी थी उसे आप देखते हैं कि मात्र 2% के करीब ही वोट मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हिटलर और हिटलर की पार्टी जर्मनी के अंदर फेमस होती है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर 1932 में जब चुनाव होते हैं तो हिटलर की पार्टी को 37% से भी ज़्यादा वोट मिलते हैं और इसी के साथ जो जर्मनी का उस समय का राष्ट्रपति था, है ना, जर्मनी का जो उस समय का राष्ट्रपति था, क्योंकि हिटलर और हिटलर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लिए थे तो फिर वो हिटलर को मौका देता है क्या बनने का, जर्मनी का चांसलर या फिर प्रधानमंत्री बनने का। कब देता है दोस्तों, 30 जनवरी 1933 को। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने आप सभी के साथ अपने इन सवालों को किया। अब करते हैं रिवीजन। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा नाज़ीवाद और हिटलर से संबंधित चैप्टर था उसको बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने एक एक बिंदु के साथ आप सभी के साथ पेश किया और बहुत सरल तरीके से हमने हर एक बिंदु को आप सभी के सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बिंदु बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो लेके चलते हैं आप सभी को आगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग करेंगे अपनी क्लास को समाप्त। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ये जो हमारा चैप्टर था ये समाप्त होता है। अब हमारी जो मुलाकात होगी दोस्तों वो आप देखते हैं कि मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा कि आप अपना नेक्स्ट लेक्चर कौन सी टॉपिक पर या फिर चैप्टर पर कराना चाहते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।